नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों के बारे में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगा दी है और यूजीसी से कहा है कि इन नियमों को रीड्राफ्ट किया जाए। अब ये नियम क्या थे, ये किस तरह का विभेद और समाज में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन तमाम नए नियमों के बाद इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातों पर अपनी टिप्पणी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने चार चीजों पर अपनी सफाई मांगी है। उन चार चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। इस पूरे मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस शुरू हुई तो दो नियमों का जिक्र किया गया। एक नियम था 3C, जिसके चलते जो उत्पीड़न है उसको परिभाषित किया गया है। 3C में SC ST और OBC का जो उत्पीड़न है उसको परिभाषित किया गया है। जबकि जो याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन है, उनका कहना था कि 3E के अंदर ये सब कुछ समाहित हो जाता है। SC ST के लिए अलग से प्रावधान है। इसके अलावा लिंग, धर्म, पहनावा, जाति, व्यवस्था, इसके आधार पर अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है या कोई भी भेदभाव करता है तो उसको आसानी से सजा दी जा सकती है। ऐसे में 3C की क्या जरूरत है? इसके अलावा ये भी लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये नए कानून जो है समाज के अंदर विभेद पैदा कर सकते हैं। जो याचिकाकर्ता थे उनका ये तर्क था कि इसमें ये मान लिया गया है कि जो सामान्य वर्ग है वो प्रताड़ित करने वाला है और जो SC ST और OBC है वो प्रताड़ित होने वाला है। क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? ये तर्क भी दिया गया, ये भी कई सारी बातें दी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो ये बहस भी आई कि अगर कोई आदमी साउथ इंडिया से आता है या कोई आदमी नॉर्थ ईस्ट से आता है और उत्तर की किसी यूनिवर्सिटी में उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या इन नियमों के तहत उसको सजा दी जा सकती है? इसके लिए 3E का नियम ऑलरेडी है, तो 3C नियम की क्या जरूरत है? इसी के ऊपर पूरी व्यवस्था और इसी के ऊपर पूरी बहस हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम नियमों को लेकर रोक लगा दी। ये बात भी सामने आई कि SC ST एक्ट जो है उसका भी दुरुपयोग होता है। ये बात भी सामने आई है कि दहेज को लेकर कानून बना है, उसका भी दुरुपयोग होता है। उपयोग से ज्यादा कानूनों का दुरुपयोग होने लगता है और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सचेत किया है, यूजीसी को सचेत किया है, केंद्र सरकार को सचेत किया है और नोटिस देके इन तमाम लोगों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी मुख्य बातों पर अपनी टिप्पणी करी, मैं उसको ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने पूछा, जाति आधारित भेदभाव को अलग से क्यों परिभाषित किया गया? यानी जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित 3C के अंतर्गत किया गया है और 3C के अंतर्गत SC और ST और OBC को यह माना गया है कि इनके ही साथ जाति आधारित विभेद हो सकता है। तो क्या सामान्य वर्ग के साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्या सामान्य वर्ग के छात्र को जाति विभेद करने वाला मान लिया जाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा है कि इसमें रैगिंग को क्यों नहीं शामिल किया गया है? रैगिंग को नहीं शामिल करने पर, क्योंकि रैगिंग भी जो कैंपस होता है उसके अंदर की एक बड़ी समस्या है और रैगिंग करते वक्त भी किसी की भी प्रताड़ना हो सकती है और रैगिंग में प्रताड़ना होती ही होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात पूछी है, क्या इन नियमों से हम पीछे जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात पूछी है, क्योंकि अगर इस तरह के जातीय आधारित डिस्क्रिमिनेशन या जातीय आधारित व्यवस्था अगर हम कॉलेज कैंपस के अंदर दे देंगे तो हम किस तरह का भविष्य बनाने जा रहे हैं, ये भी अपने आप के एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के हॉस्टल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि एक ऐसे जमाने में जब हम इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जाते जा रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज होती है, लोग अलग अलग जाति धर्म में शादी करते हैं, धर्म की शादी अलग होती है, उसके लिए जो अलग कानून का इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग जातियों की शादी शादी एक मान्य परंपरा है और भारत में ये बहुतायत इसका आजकल ये प्रचलन में है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में अलग अलग हॉस्टल जो बनाए जा रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आपत्ति दर्ज की है। इन तमाम चीजों को समझने के लिए मेरे साथ ओम प्रकाश नारायण है, मेरे सहयोगी, जिन्होंने मेरे साथ काफी रिपोर्टिंग की है। ओम प्रकाश, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे उस दिन हमारा एक कहना था कि ये समाज के अंदर विभेद पैदा करता है कानून, इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कानून जो है उस
उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया है, जिसके अध्यक्ष खुद दिग्विजय सिंह थे। उन्होंने भी इस बात की सफाई दी है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर आपका क्या कहना है, या सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर आपका क्या कहना है? दीपक जी, जो लाइन सीजीआई ने यूज किया था ना आज बातचीत के क्रम में सुनवाई के दौरान, वो बिल्कुल साफ था। द रेगुलेशंस आर, वी आर सॉरी टू से, प्राइमा फेसिया द लैंग्वेज देयर इज कंप्लीट वेग, द प्रोविजंस आर कैपेबल ऑफ मिसयूज। जिसकी चर्चा हम लोग भी कर रहे थे, जिस बात का डर, जिस बात का भय हम लोगों को भी था, जो आप उस दिन एग्जाम्पल देके कह रहे थे कि अगर दीपक चौरसिया ओम प्रकाश के खिलाफ कंप्लेन करता है तो ये कंप्लेन होगा, लेकिन अगर दीपक चौरसिया कल को गलत साबित हो जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था। तो मुझे बहुत ताज्जुब ये लगा कि ये बात आम लोगों को समझ में आई, हर कॉलेज में डिबेट का मुद्दा बना, हर यूनिवर्सिटी कैंपस चिंतित था, सरकार को समझ नहीं आई। सीजीआई को एक सुनवाई में, सीजीआई और की बेंच को एक सुनवाई में मामला समझ में आ गया और इन्होंने इसको रोक दिया कि साहब 2012 का रेगुलेशन ही अभी चलता रहेगा, और अभी का रेगुलेशन पे रोक लगा दी। अगली सुनवाई 19 मार्च को है तब तक। लेकिन ताज्जुब है कि सरकार को समझ ही नहीं आई। सरकार का जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या इस समय ध्वस्त हो गया है। मुझे सही में दीपक जी समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी बात, यूजीसी की तरफ से रेगुलेशंस आ जाना, उसके ऊपर पूरे देश में चर्चा होना, उसके ऊपर सारे कैंपस के अंदर अलर्टनेस होना, और सभी बच्चों का मतलब इस पे एक दूसरे से वाद विवाद होना, और सरकार का कोई डिसीजन नहीं लेना। मैं वाकई आपसे समझना चाहूंगा दीपक जी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया वो तो कर दिया, उन्होंने उस कानून को रोक दी। आज आप पुराने कंडीशंस को बहाल कर दी, लेकिन क्या वाकई हमारे देश का इकोसिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्यों नहीं समझ में आई? आपको क्या लगता है किस एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूजीसी, धर्मेंद्र प्रधान का अपना सिस्टम, और मतलब पूरे देश की सरकार कहां थी, कहां सो रही है? मेरे ख्याल से सरकार के पास ये पक्ष था, और सरकार ये कह रही थी, और सरकार अभी भी जो है इस पर बात करने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ इतना कहा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मैं डेविल्स एडवोकेट के तौर पर सरकार के पक्ष में यही तर्क दे सकता हूं कि सरकार को लगा होगा कि चूंकि ये तमाम नियम कानून जो है पार्लियामेंट्री कमेटी से आए हैं, हालांकि दिग्विजय सिंह इस बात से इनकार करते हैं कि फर्जी शिकायत करने पर जो सजा का प्रावधान था उसको पार्लियामेंट की कमेटी ने नहीं हटाया। ये पार्लियामेंट की कमेटी दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी थी। इसमें एससी एसटी तो थे, इसमें ओबीसी नहीं थे, लेकिन पार्लियामेंट की इस कमेटी ने इसमें ओबीसी जोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब पार्लियामेंट्री कमेटी की ये रिपोर्ट सरकार के पास गई होगी। आपको ये भी पता होगा ना कि आजकल के चुनाव में पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये एक बड़ा वोट बैंक बन गया है, और पिछड़े वर्ग को लेकर एक बहुत बड़ी राजनीति देश के अंदर हो रही है। तो उनको ऐसा लगा होगा कि अगर हमने एससी एसटी और ओबीसी को हमने इससे हटा दिया और सिर्फ एससी एसटी को रखा, तो फिर तो एससी एसटी के लिए जो विशेष कानून है वो इन तमाम चीजों की देखरेख करता है, वो इन तमाम चीजों को जो है वो चेक्स एंड बैलेंस के अंदर रखता है। लेकिन ओबीसी को जोड़ना, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये लगा होगा कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से एक बड़ा अच्छा कदम होगा। क्योंकि आप जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज देख लीजिए जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर चलती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो भी आजकल बड़ा ओबीसी ओबीसी की बात करती है, ओबीसी की राजनीति करती है। जैसे अखिलेश यादव की राजनीतिक पार्टी, वो रामगोपाल यादव ने उस दिन साफ साफ कहा था, और रामगोपाल यादव ने साफ साफ कहते हुए ये बात कही थी कि जो लोग प्रताड़ित हैं उनमें अगर ओबीसी को जोड़ दिया गया तो गलत क्या हुआ। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात करती हैं, और इन पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगा कि ओबीसी को जोड़ देने से एक नए वोट बैंक को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, उन्होंने इसको जोड़ दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि जो ये काम कर रहे हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि ये कॉलेज कैंपस का मामला है। और कॉलेज कैंपस में अगर हम कॉलेज कैंपस के अंदर ही आपस में जातीय आधार पर दुर्भावना पैदा कर देंगे तो इसका कितना दूरगामी परिणाम हमारे समाज पर पड़ेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस बात को साफ साफ कहा कि क्या हम 75 साल हमको हो गए हैं, क्या हम जातिगत विभेद को खत्म करना चाहते हैं या इसको और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है, हम प्रकाश, कि मेरे हिसाब से
अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, समझ के लेवल पर, एग्जीक्यूशन के लेवल पर केंद्र सरकार की मुझे इसमें गलती नजर आती है। केंद्र सरकार ने इसको क्यों छोड़ दिया? और मुझे जो इसका कारण लगता है वो ये लगता है कि ओबीसी को अगर पार्लियामेंट की कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद छोड़ दिया जाता तो उसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट सरकार के ऊपर पड़ता। वो ये नहीं चाहते थे। उनको भी ये पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये पूरा मामला रुक जाएगा, और ऐसी किसी भी कानून को, नियम कानून को सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं रहेगा। तो बीजेपी ने दो काम किए हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उसने अपनी तरफ से ओबीसी जुड़वा भी दिया, और ओबीसी आने वाले समय में उसमें परिवर्तन भी हो दीपक जाएगा। जी, तो दीपक मेरे जी, ख्याल से दीपक दीपक जी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी सरकार की, जिसके आधार पर उन्होंने ये काम किया है। लेकिन ओम प्रकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हाल ही के दिनों में, पिछले एक साल में हमने ये देखा है कि एससी एसटी एक्ट, जो बहुत ही खतरनाक कानून है, जो बहुत ही एक ऐसा कानून है जिससे आदमी की जिंदगी पूरे वक्त के लिए खराब हो जाती है। अगर एक बार आप एससी एसटी एक्ट में उलझे, उसके बाद आपको कानूनी पचड़ों से पाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो पिछले एक साल के अंदर 1 लाख आइडेंटिफाइड केसेस हैं जो झूठे किए गए। ये क्या दिखाता है, और ये कैंपस के अंदर के माहौल को किस तरह से खराब करता आने वाले समय में, इसको भी थोड़ा समझाइए। दीपक जी, यही बात है। जो उस दिन हम एक इंस्टा एग्जाम्पल ले रहे थे ललितपुर के विष्णु तिवारी की। मैं बहुत शॉर्ट में आपको कहानी बताता हूँ कि 21 साल विष्णु तिवारी ने जेल में बिताए, और 21 साल के पहले उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने दलित छात्र की प्रताड़ना की थी, जिसके खिलाफ वो लगातार बोलते रहे। उनका वकील लगातार बोलता रहा कि साहब ये गलत आरोप है। 21 साल के बाद इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये गलत आरोप है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन 21 सालों में क्या हुआ, विष्णु तिवारी ने अपने फैमिली में उसके मदर की डेथ, फादर की डेथ, घर में डिस्टरबेंस, उसकी जवानी चली गई। जब वो बाहर आया तो 50 साल के करीब का इंसान, 45 साल के करीब का इंसान था, पूरा प्रॉड, जिसकी पूरी जवानी चली गई। मतलब एक कानून जिसका दुरुपयोग करके आप किसी की पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। ये मोर और लेस वैसा था कि किसी स्टूडेंट का पूरा 1 साल का कैरियर आप एक कंप्लेन के आधार पर एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले करके खराब कर सकते हैं। तो मैं मतलब दीपक जी, वाकई समझ नहीं आई कि सरकार क्या ऐसे ही जो नारे थे ना, हम बटेंगे तो कटेंगे और हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन इशारा यही था कि जो विश्व गुरु बनने चले हैं हम, क्या हम ऐसे कानूनों की बदौलत विश्व गुरु बनेंगे और हम बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे नाराओं की फिर जरूरत ही क्या है? फिर तो आप साहब खुद बांट रहे हैं और खुद काट रहे हैं। फिर तो जो जैसे यूएस में ब्लैक एंड व्हाइट स्कूल्स है, जिसके जिक्र जयमाला बख्शी जो दूसरी जस्टिस थी, जो जस्टिस जयमाला बख्शी ने की, फिर तो वही कानून, वैसे कानून के जिक्र होगा देश में कि साहब अलग अलग स्कूल बना दो, अलग अलग हॉस्टल बना दो और उसमें लोगों को शिफ्ट कर दो। नहीं नहीं, जो अलग उसने अलग एक हॉस्टल बात, बनाने का प्रावधान तो था ना ओम प्रकाश जी, अलग अलग हॉस्टल बनाने का प्रावधान था, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए जाए, ये प्रावधान था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा नाराज हुआ है। तो आप सोचिए हमारी हाँ सोच हाँ, कहां तक जा रही थी, हम किस स्तर तक मैं गिरते ये जा रहे मैं थे, हमने आपसे क्या क्या समझना चाह सोच रहा था लिया था। दीपक जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आपने मतलब बीजेपी सरकार का पक्ष आपसे बेहतर कौन मुझे समझाएगा या हमारे दर्शकों को समझाएगा कि तो हम बटेंगे तो कटेंगे और विश्व गुरु क्या हम ऐसे कानूनों से बनेंगे? मैंने कहा जा रहे हैं हम 75 साल के बाद और पीछे? व्हाट डू यू वांट? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे ये नारा है, बिल्कुल है। और समाज को जातियों में नहीं बांटना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। उसका ये मानना है कि अगर हम जातियों में बटेंगे तो हिंदू जनमानस जो है वो विघटित हो जाएगा, अलग अलग जातियों के अंदर आ जाएगा, और हम सब हिंदू एकजुट नहीं रह पाएंगे। ये आरएसएस का बड़ा पुराना शगल है। लेकिन वही सरकार जो ये काम करती है, वही ये सरकार जाति जनगणना भी कराती है ओम प्रकाश जी, इससे इनकार मत कीजिए। अब जो जनगणना होने जा रही है उसमें जाति जनगणना भी होने जा रही है, और इस जाति जनगणना के सहारे सरकार ये कराना चाहती है कि अलग अलग जातियों की जो योग्यता है, या अलग अलग जातियों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, या अलग अलग जातियों का जो सोशल स्टेटस है, उसको पता किया जा सके, और उसके आधार पर जो है आगे की रणनीति को, या आगे की नीति को, या सरकार की जो योजनाएं बनती है, कल्याणकारी योजनाएं, उनमें कैसे लाभ दिया जाए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसको आप कैंपस में फैला देंगे तो ये कितना खतरनाक होगा। अगर आप इसको कैंपस में ले जाएंगे तो ये कितना खतरनाक होगा। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। सपोज मैं एक मेरिट स्टूडेंट हूं, मेरा नाम जो है दीपक शर्मा है, और दीपक शर्मा एक मेरिट स्टूडेंट है, और उससे उसको किसी ओबीसी स्टूडेंट के साथ उसका विवाद हो जाता है, और
एग्जामिनेशन के ठीक एक दिन पहले वो ओबीसी स्टूडेंट दीपक शर्मा की कंप्लेन कर देता है, और जब दीपक शर्मा की कंप्लेन कर दी जाती है उसके बाद 24 घंटे पर उस पे एक्शन लेना है। और 24 घंटे में एक्शन लेने के बाद जो है आपको पता है फिर एग्जाम दे पाए न दे पाए किस तरह की व्यवस्था हो, और पूरा का पूरा उसका साल खराब हो जाता है। और इसी तरह से जो इक्वलिटी कमेटी बनाई गई है उनमें भी इस तरह का विभेद पैदा किया गया कि एससी एस जो इक्वलिटी कमेटी थी उसमें जो सामान्य वर्ग का छात्र था उसका कोई भी और किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और जो सबसे बड़ी बात कि अगर कोई झूठी शिकायत हुई है, सबसे पहले तो अगर इक्वलिटी कमेटी में किसी भी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन सामान्य वर्ग का नहीं है तो उसकी बात को वहां कौन रखेगा, उसके पक्ष को वहां कौन रखेगा, उसकी बात को कौन समझेगा, और उसकी बात के आधार पर कौन फैसला करेगा। लेकिन इस इक्वलिटी कमिटी में जो विसंगतियां थी उसको भी दूर करने की बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये जो इक्वलिटी कमेटी है इसमें सामान्य वर्ग के छात्र को न रखना ये अपने आप में जताता है कि ये समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब इसमें अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, जैसे कानून के अंदर या नियमों के अंदर स्पष्टता नहीं है, ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसमें ये कहा गया कि देखिए सब सामान्य वर्ग का छात्र तो नहीं है, बोले इसमें महिलाओं को रखा गया है, महिलाएं सामान्य वर्ग की हो सकती हैं। तो ये बड़ा अजीब सा तर्क है, ये बड़ी अजीब सी चीज है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा भी गया कि भाई अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई छात्र आता है या साउथ इंडिया का कोई छात्र आता है और उत्तर भारत में उसके साथ विभेद होता है तो 3C के दायरे में वो आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो एससी एसटी और ओबीसी नहीं है और साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र के साथ विभेद जो है या भेदभाव जो है वो अगर नॉर्थ इंडिया के कोई कैंपस में होता है और अगर एससी एसटी ओबीसी नहीं है तो उसके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये समझने वाली बात होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर इस पर क्या करता है, केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला देती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, जिस तरह से ये घर घर में फैल रहा था, वैसे मैं आपको ये बता दूं वाराणसी में आज जो छात्र थे उन्होंने अबीर गुलाल लगाकर जो है वो इस बात की खुशी मनाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुन ली है। आप भी इस बात से खुश पूरे होंगे देश कि में, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुन पूरे ली है। देश में, जी। पूरे देश में, वहाँ पूरे पूरे देश में, मैं देश में वाराणसी का हाँ। एग्जांपल इसलिए और दे रहा हूँ क्योंकि हाँ, वाराणसी की और मैं फुटेज। आपको बताऊं, जी बताइए। बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, सीजीआई ने जो आज जो कमेंट किया ना कॉन्स्टिट्यूंसी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए जिस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता तैयार भी हो गए, उसने बहुत सही बात जो मतलब समझ नहीं आ रही थी, मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा था कि सरकार क्यों नहीं एक्ट कर रही थी, तो अब मुझे समझ में आया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक ऐसा व्यवहार करना चाहती थी जिसमें लाठी भी चल जाए, लाठी बच जाए और सांप भी मर जाए। तो सरकार ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और अब उसको मान गए। और हो गई, जनरल स्टूडेंट की बात भी रह गई, उन्होंने जो कानून लाया उसको भी जस्टिफाई कर दिया कि साहब हम तो आपके पक्ष में खड़े हैं। तो बाकी सरकार हो सकता है दोहरी चाल चल के और पीडीए वाला समीकरण को तोड़ने के लिए अपनी चाल चली हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का कमेंट था कि वी कैन नॉट हैव द यूनिवर्सिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द आइसोलेशन, दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो ये लाइन कह के कि दे आर कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, हाउ शुड द इंटायर सोसाइटी ग्रो, तो ये जो लाइन हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो आम लोगों का कंसर्न था, वो कंसर्न बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और सरकार को यहां जवाब देना मुश्किल पड़ रहा था। अगर आप फुटेज देखेंगे दीपक जी आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वाली, तो वाकई सरकार की तरफ से बात रखने वाला कमजोर पक्ष पड़ रहा था और सरकार इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी इन द कोर्ट रूम कि वो क्यों कर रही, कैसे करी, सिवाय इसके कि हाँ ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, 19 तारीख को, 19 मार्च को हम अगली सुनवाई कर देंगे। तो तर्क के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर ओबीसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई नया संशोधन दे देता है या इसको थोड़ा डाइल्यूट कर देता है, नियमों को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है, तो भी सरकार ये करेगी कि हमने थोड़ी किया है, हम तो चाहते थे कि ओबीसी इसके अंदर शामिल हो जाए। ओबीसी की भी वाहवाही लूट लेगी और उसके बाद सरकार ये कहेगी कि भाई हमने नहीं किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा का पूरा डिसीजन है। तो सरकार ने इस पूरे मसले पर हम समझने की कोशिश कर रहे थे ना कि सरकार ये क्यों कर रही है, सरकार ने हाँ। ऐसा क्यों किया है, तो हम्म। सरकार ने अपने हम्म। आलोचकों का मुंह बंद किया है। आप देखिए संसद के अंदर इतने मुद्दों पर बहस हो रही है,
पूरे देश के अंदर यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन आपने देखा एक भी प्रोटेस्ट संसद के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हुआ हो, जो लोग मकर द्वार पर आए हों या बाकी द्वारों पर आए हों और द्वार पर आने के बाद उन्होंने खड़े होकर ये कहा हो कि यूजीसी के जो नए नियम कानून हैं उनको परिवर्तित किया जाए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी के खिलाफ खड़े होने का ताकत नहीं जुटा सकती, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन देश की जनसंख्या के हिसाब से लगभग लगभग 51% के आसपास है। तो इतने बड़े वोट बैंक को कौन छूना चाहेगा, कौन छेड़ना चाहेगा? इसीलिए मुझे लगता है सरकार ने ऐसा किया होगा। लेकिन सरकार को अब एक बेहतर सॉल्यूशन दिखा है और सरकार ने इस बेहतर रास्ते से इसको अंत करने की कोशिश की है। लेकिन ओम प्रकाश, इस मुद्दे पर हम इसी तरीके से बात करते रहेंगे। साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी हमारी राय जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह दूं कि टाइम का थोड़ा ख्याल रखिए। बाकी सब ठीक है। जी बॉस। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो इस पूरे वीडियो को आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों को कहें कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें।